उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हैंड्स अप मिस्टर रहमान, एक्स ने इंतहाई सख्त लहजे में हुक्म दिया। सर रहमान बुखला कर खड़े हो गए और सिर्फ रहमान साहब ही नहीं बुखलाए बल्कि तमाम मेंबर्स बुखला गए। सदर मुमलिकत के हाथ से कलम छूट गया। ये क्या हरकत है मिस्टर एक्स2? सदर मुमलिकत ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। अभी पता चल जाता है, एक्स2 ने इत्मीनान से भरपूर लहजे में कहा। फिर सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, सुल्तान साहब आप यहाँ तशरीफ लाइए। सर सुल्तान बे इख्तियार एक्स2 के पास पहुंच गए। ये रिवॉल्वर उनकी कमर से लगाए रखें और जरा भी हरकत करें तो गोली मार दीजिएगा, वरना मैं जिम्मेदार हूंगा। एक्स2 ने सर सुल्तान को रिवॉल्वर पकड़ाते हुए कहा। सर सुल्तान ने खामोशी से रिवॉल्वर पकड़ लिया, लेकिन इस अजीब सिचुएशन पर उनके हाथ लरस रहे थे। एक्स2 ने सर रहमान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मैं एहतजाज करता हूं जनाब सदर, ये मेरी तौहीन है। सर रहमान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मिस्टर एक्स2, अगर आप इस हरकत का कोई जवाब ना निकला तो मैं आपको यहीं गिरफ्तार करा दूंगा। सदर मुमलिकत गुस्से से चीख पड़े। एक्स2 ने कोई जवाब ना दिया और वो खामोशी से सर रहमान की तलाशी लेता रहा, लेकिन सर रहमान के पास से कोई ऐसी चीज ना निकली जो काबिल गिरफ्त होती। एक्स2 अजीब शशोपंज में फंस गया। उसके ख्याल के मुताबिक सर रहमान के पास एक टेक्टाफोन की मौजूदगी नागुज़ीर थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सदर मुमलिकत ने एक्स2 को हाथ पीछे करते देख लिया था। उन्होंने मेज पर लगा हुआ बटन दबा दिया। बटन दबते ही दरवाजा खुला और प्रेसिडेंट सिक्योरिटी पुलिस के 4 ऑफिसर हाथों में टामिंग करने लिए अंदर दाखिल हो गए। मिस्टर एक्स2 को गिरफ्तार कर लो, सदर मुमलिकत ने एक्स2 की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो खामोश खड़ा कुछ सोच रहा था। ऑफिसर एक्स2 के करीब आकर रुक गए। उसने आगे कुछ करने की उनमें जुर्रत नहीं थी, क्योंकि एक्स2 के कारनामों ने तमाम महकमों में उसे हीरो बना रखा था और हीरोशिप के साथ साथ उसकी हमागिर शख्सियत से वो खौफजदा भी रहते थे। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाओ, ये मेरा हुक्म है। सदर मुमलिकत ने पुलिस ऑफिसरों को रुकते देखकर डांटा। इससे पहले कि वो ऑफिसर आगे बढ़ते, एक्स2 ने जवाब दिया, जनाब सदर साहब अब जरा सब्र और तहम्मुल से काम ले। एक मुल्क के सदर को ठंडे दिमाग का आदमी होना चाहिए। इस तरह चीखना, चिल्लाना और जज्बाती होना एक सदर की शान शान नहीं। अब तक मैं इसलिए खामोश था कि मैं नहीं चाहता था कि बाकी मेंबर्स के सामने मैं कोई बात करूं, लेकिन आपने जज्बातियत की इंतहा कर दी। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आपको शायद याद नहीं रहा कि आप मुझे गिरफ्तार कराने का इख्तियार नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट और मरकजी असम्बली ने आपके इख्तियारात मेरे मुतल्लिक बेहद महदूद कर दिए हैं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक्स2 ने इंतहाई करख्त लहजे में जवाब दिया, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब आप ऑन ड्यूटी थे। अब आप इस्तीफे दे चुके हैं और मैं इस इस्तीफे का मंजूर कर चुका हूं, इसलिए अब आपकी वो हैसियत नहीं रही। सदर मुमलिकत झुल्ला गए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, वरना मैं आपको ये भी बतला देता कि मेरे इस्तीफा पर मंजूरी आपके इख्तियारात से बाहर है। आप ना उसे मंजूर कर सकते हैं ना मुस्तरद। एक्स2 ने कहा, आप लोग बाहर जाए। सदर को शायद एक्स2 के सुप्रीम कोर्ट और मरकजी असम्बली की तरफ से दिए गए वसी इख्तियारात याद आ गए थे, इसलिए वो ठंडे पड़ गए। इसलिए उन्होंने पुलिस ऑफिसरों को बाहर जाने का हुक्म दे दिया और वो खामोशी से बाहर चले गए। आपको सर रहमान को किस बात का शक हुआ था? सदर मुमलिकत ने नरम लहजे में पूछा। मुझे अब भी यकीन है कि सर रहमान के पास टेक्टाफोन है जो हमारी इस मीटिंग की तमाम बातें नशर कर रहा है। एक्स2 ने सर्द लहजे में कहा, यह कैसे हो सकता है? तमाम मेंबर्स इस खौफनाक इंकिशाफ से उछल पड़े। ये बकवास है, अब मुझे ख्वाम जलील करने पर उतर आए हैं। सर रहमान ने गुस्से से चीख कर कहा और दूसरे लम्हे एक्स2 की नजर उनकी गर्दन की पुश्त पर बालों के नीचे पड़ गई। वहां एक मखसूस सा उभार था और एक्स2 के जहन में एक कूंदा सा लपक किया। वो सब कुछ समझ गया। अगर मैं साबित कर दूं तो, एक्स2 ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। फिर उसने अचानक अपनी जेब से चाकू निकाला और फिर दूसरे लम्हे वो सर रहमान की जिल्द को चीर चुका था। जल्द फटते ही उसमें से एक हल्की चिपटी मगर इंतहाई छोटी सी पत्ती बाहर निकल आई थी, जो जिल्द के अंदर रखकर ऊपर से जिल्द को सी दिया गया था। छोटे छोटे बालों की वजह से जिल्द पर लगे हुए टांके नजर नहीं आ रहे थे। ये पत्ती निकलती देखकर वो सब हैरत ज़दा हो गए। सर रहमान भी हक्का बक्का रह गए। उनकी आंखों में हैरत की ज्यादती की वजह से फटी की फटी रह गई। ये क्या है? सर सुल्तान ने पूछा। जदीद तरीन टेक्टाफोन का माइक फोन, जिसके जरिए इस मीटिंग की सारी कार्रवाई मुजरिम अपने अड्डे पर बैठे सुन रहे हैं। एक्स2 ने इत्मीनान से पुर लहजे में जवाब दिया। सर रहमान का चेहरा परेशानी, हैरत और नदामत से जर्द हो रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें भरी महफिल में जूते मारे गए हों। सर सुल्तान भी हैरत की शिद्दत से गंग खड़े थे। नहीं जनाब, सर रहमान की वफादारी पर शक करना लफ्ज़ वफादारी की तौहीन है। आपकी हुब्बुल वतनी शक व शुबा से बालातर है। एक्स2 ने पुरवकार लहजे में कहा।
लेकिन ये फिर क्या है? सदर मुमलिकत उलझ गए। X2 के इस जुमले ने सर रहमान की ढारस बंधा दी और उसके चेहरे पर छाई हुई सर्दी में कुछ कमी वाक़या हो गई। मैं तफसील बतलाता हूँ। X2 पर पूर्वकांत चार चलता हुआ दोबारा अपनी कुर्सी के करीब आकर रुक गया। जनाब सदर, बात यह है कि सर रहमान को मुजरिमों ने अगवा कर लिया। मैं उसे अगवा ही कहूँगा क्योंकि सर रहमान पर मसनूई मौत तारी की गई और बाद में उन्हें जिंदा किया गया। लेकिन उसके साथ उनकी बेखबरी में ये जदीद किस्म का डेक्टा माइक्रोफोन उनकी गर्दन के पुश्त पर जिल्द के अंदर सी दिया गया ताकि जब उन्हें रिहा किया जाए तो उनके जरिए हुकूमत की तमाम सरगर्मियां उनके इल्म में रहें। सर रहमान चूंकि एक ऐसी पोस्ट पर हैं कि हर मीटिंग में उनकी मौजूदगी नहायत ज़रूरी होती है, इसलिए उनकी नज़र में सर रहमान पर पड़ी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे मुबहम सी इत्तला मिल गई कि सर रहमान के साथ उन्होंने कुछ चक्कर खेला है। मुझे ये पता नहीं था कि उन्होंने बाकायदा जिल्द चीर कर माइक फोन अंदर रखा होगा। चनाचा मैंने रिस्क उठाया और खुदा का शुक्र है मैं कामयाब रहा। दरअसल मैं इससे अपना मनसूबा यहाँ पेश नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने जज्बात और जिद से काम लिया और मुझे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। X2 ने बाकायदा एक तकरीर कर दी और सदर मुमलिकत के चेहरे पर नदामत उमड़ आ गई। मुझे अफसोस है मिस्टर X2, मैं जज्बात में आ गया था। दरअसल हालात ने मेरे जहन में ऐसा असर किया है कि मैं नर्वस हो गया हूँ। सदर मुमलिकत ने अपनी नदामत का इजहार किया। सदर मुमलिकत जब ये बात कर रहे थे तो X2 ने एक छोटी सी चिट पर जल्दी से चंद जुमले लिखे और सदर के सामने रखते हुए बोला, माफ़ कीजिए सदर साहब, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, इसलिए आज से मेरी हर किस्म की जिम्मेदारी ख़त्म। आप जाने और मुजरिम, मुझे इजाज़त दीजिए। X2 का लहजा काफ़ी से ज़्यादा सख्त था, लेकिन मैं नदामत का इजहार कर चुका हूँ और आजकल हालात बड़े नाजुक हैं, इसलिए आपका इस्तीफ़ा मुस्तरद किया जाता है। सदर मुमलिकत ने कहा, माफ़ कीजिए, एक बार फैसला करके बदलना मेरे असूल नहीं है। अच्छा अब इजाज़त। X2 ने कहा। फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया और सदर मुमलिकत के अलावा बाकी तमाम मेंबर्स होंठों की तरह मुंह फाड़े X2 को बाहर जाते हुए देखते रह गए। कैप्टन शकील को जब होश आया तो एक पलंग पर लेटा हुआ था। इसके तमाम जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी और एक छोटे से कमरे में था, सिवाय इस पलंग के और हर किस्म के सामान से आरी था। कैप्टन शकील को जब गुजरे हुए हालात का तस्वुर हुआ तो वो बेइख्तियार उठ बैठा, लेकिन फिर उसके मुंह से बेख्तियार करहा निकल गई क्योंकि उसे तमाम जिस्म में शदीद जलन का एहसास हुआ। क्या मुजरिमों ने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया है? मगर क्यों? उसके जहन में ये सवाल या निशान उभर आया, लेकिन जब काफ़ी देर गौर करने के बावजूद भी उस सवाल का कोई मुनासिब तावील ना दे सका तो उसने सर झटक कर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया और दोबारा पलंग पर लेट गया। अब इसे लेटे हुए चंद ही मिनट हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। क्या हाल है मिस्टर? लड़की ने बड़ी हमदर्दी और नरम लहजे में पूछा। आपके सामने हूं मिस। कैप्टन शकील ने जानबूझकर फिक्राना मुकम्मल छोड़ दिया। सूसिया, लड़की ने फिक्रा मुकम्मल किया। मिस सूसिया, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? कैप्टन शकील ने पूछा। एक कमरे में पलंग के ऊपर। सूसिया, जो शायद पूरी मिजाज तबीयत की मालिक थी, हंसती हुई बोली, और मैं समझा था कि शायद कमरे के ऊपर और पलंग के नीचे हूँ। कैप्टन ने भी फिक्रा जोड़ दिया और सूसिया के तरन्नुम से पुरकहका से कमरा गूंज उठा। मिस्टर, सूसिया ने भी कैप्टन शकील वाला हर बात दोहराया। फिरोज, कैप्टन शकील ने फर्जी नाम बतलाया। मिस्टर फिरोज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप इस बुरी तरह कैसे जल गए? सूसिया के लहजे में हमदर्दी थी। चल गया। कैप्टन शकील ने लाइल्मी की अदाकारी की। जी हाँ, आप हमें रास रोड के चौराहे पर पड़े मिले थे और आपका जिस्म पूरी तरह जला हुआ था और मेरे डैडी फिल्म देखकर आ रहे थे कि आप पर नजर पड़ गई। हमने आपको वहां से उठाया और यहाँ ले आए, फिर डॉक्टर को बुलाकर मरहम पट्टी की और अब आपको होश आया है। सूसी ने पूरी तफसील बता दी और कैप्टन शकील सोचता रह गया कि ये लड़की अदाकारी कर रही है या वाकई मुजरिमों ने उसे चौराहे पर डाल दिया था। कमाल है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं विक्ट्री रोड पर जा रहा था कि अचानक मुझे चक्कर आने लगा। मैंने संभलने की बेहद कोशिश की, लेकिन दिमाग पर अंधेरा छाता चला गया और अब मुझे होश आया और वाकई ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा तमाम जिस्म जला हुआ हो। कैप्टन शकील ने भी एक कहानी कर ली। एक अजीब बात मैंने नोट की है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं पूछूं? सूसिया ने बगौर कैप्टन शकील के आंखों में दिखते हुए कहा। जरूर पूछें, कैप्टन शकील ने कहा। मैंने देखा है कि जब भी आप जरा सी करवट बदलते हैं तो तकलीफ की वजह से आपके मुंह से करहा निकल जाती है, मगर आपके चेहरे पर तकलीफ के आसार बिल्कुल पैदा नहीं होते। सूसिया ने सवाल किया। दरअसल बात यह है कि मैंने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए वो असरात पैदा करने से कासिर है। कैप्टन शकील और क्या कहता। अच्छा, अब आप आराम करें और आप मुझे अपनी वारसों का पता बतला दें ताकि मैं उन्हें आपके मुतालिक इतला कर दूं। सूसिया ने कहा। मैं खुद ही चला जाता हूं, आप लोगों को पहले ही मेरी वजह से बेहद तकलीफ हुई है। कैप्टन शकील को अचानक अपने फर्ज का शिद्दत से एहसास हुआ, इसलिए वो फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ और अगर उसकी तमाम जिस्म में इस फुर्ती की वजह से शदीद ठेसें दौड़ गई, लेकिन वो जब्त कर गया। नहीं नहीं, डॉक्टर ने आपको चलने से मना किया हुआ है। सूसिया बौखला गई। आप बेफिक्र रहें, मुझे कुछ नहीं होता। अच्छा, खुदा हाफिज। कैप्टन शकील दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सुनिए, रुक जाइए। अगर आप बाजी
امید ہے تو میں آپ کو کار پر چھوڑاتی ہوں۔ سوزیا نے تجویز پیش کی اور کیپٹن شکیل نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا اپنی فلیٹ کی طرف جا رہا تھا، پھر وہ اپنے فلیٹ سے تقریباً 20 فلیٹ پہلے اتر گیا۔ خدا حافظ، کیپٹن شکیل نے لڑکی سے کہا اور پھر فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سوزیا نے ایک نظر فلیٹ پر ڈالی اور پھر کار واپس موڑ لی۔ کیپٹن شکیل 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر رک گیا اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ سوزیا واپس چلی گئی ہے تو وہ دوبارہ نیچے اترا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ فلیٹ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا کہ ریسیور اٹھا کر X2 سے رابطہ ملانے لگا۔ چند ہی لمحے بعد رابطہ مل گیا۔ X2 دوسری طرف سے مخصوص آواز ابھری، سر میں شکیل بول رہا ہوں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اوہ کیپٹن شکیل، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ X2 کی آواز میں قدرے نرمی تھی۔ سر میں اپنے فلیٹ میں بول رہا ہوں، میرا تمام جسم جل گیا ہے اور کیپٹن شکیل نے رپورٹ دینی شروع کی ہی تھی کہ X2 نے فکرہ کاٹ دیا۔ کیپٹن شکیل، میں عمران کو وہاں بھیج رہا ہوں، تم اسے رپورٹ دے دینا۔ X2 نے کہا، بہت بہتر سر، میں عمران صاحب کا انتظار کرتا ہوں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، ٹھیک ہے، وہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ X2 نے جواب دیا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ کیپٹن شکیل ریسیور رکھ کر پلنگ پر ورانہ ہو گیا اور عمران کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عمران فلیٹ میں داخل ہوا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر کیپٹن شکیل اٹھ بیٹھا۔ اوہ، یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا کسی لونڈیا کے چکر میں پڑھ کر رقیبوں سے تو نہیں لڑ بیٹھے؟ عمران نے قریب آ کر پوچھا۔ مجھے یہاں چھوڑ کر جانے والی تو لونڈیا ہی تھی، مگر یہ زخم اس سے پہلے کے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی کیپٹن شکیل کی قوت برداشت بے پناہ تھا، جو بے حد تکلیف کے باوجود بھی خوش مزاقی کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ اب سناؤ اپنی عشقیہ سٹوری۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے زخم کو اپنے قلم کی نوک سے صفائے کرتاس پر اجاگر کر سکوں، لیکن یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ یہ ناول چھپی جائے گی یا نہیں، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ناشر حضرات، ہاں یاد آیا، یار یہ بتاؤ کہ کتابوں میں چھاپنے والے کو ناشر کیوں کہتے ہیں؟ ناشر کا مطلب تو ہوا نشر کرنے والا، اور ریڈیو سے کوئی ڈرامہ تو نشر ہو سکتا ہے، کتابیں تو نشر نہیں ہو سکتی۔ عمران کی حسب عادت ذہنی رو بہک گئی۔ چھوڑ دیجئے اس چکر کو آپ، کیپٹن شکیل نے بات موڑنی چاہی۔ وہاں کیسے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کب عوام کو بخشا ہے؟ ایسی ایسی کتابیں چھاپی ہیں کہ پڑھ کر آدمی حیرت سے دنگ اور زبان سے گنگ، مگر کافیہ ملا نہیں۔ دنگ کا کافیہ گنگ نہیں ہو سکتا، البتہ بھنگ ہو سکتا ہے۔ او بھنگ سے مجھے خیال آیا، واہ واہ کیا اچھوتی تحقیق ہے۔ میرے خیال میں ناشر کا مطلب ہے نشہ کرنے والا۔ دیکھو نا، کتابیں چھاپنا بھی تو ایک نشہ ہے، یعنی کتاب بکے نہ بکے انہوں نے چھاپنی ضرور ہے۔ گھر پھونک تماشا دیکھنا اسے ہی دیکھ کہتے ہیں۔ عمران ہاتھ نچا نچا کر بولتا گیا۔ ویسے میرا خیال ہے آپ سے مختلف ہے۔ کیپٹن شکیل کو اور کوئی چارہ نہ دیکھ کر اس فضول بحث میں شامل ہونا پڑا۔ وہ کیسے؟ عمران نے اشتیاق سے پوچھا۔ دیکھیے عمران صاحب، شر کہتے ہیں برائی کو، اور نا کا مطلب ہے نہیں، یعنی ناشر کا مطلب ہے برائی نہ کرنے والا۔ کیپٹن شکیل نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ ناشر نیک آدمی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں چھاپنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں۔ عمران بھی باقاعدہ چرا کرنے پر اتر آیا۔ اللہ میاں نے بھی تو کتابیں بھیجی ہیں۔ کیپٹن شکیل کا پیچھے رہ سکتا تھا، اس نے بھی دلیل دے دی۔ ارے بھائی، اللہ میاں ان کتابوں کا مصنف ہے، ناشر نہیں۔ اب تم خود سوچو، ناشر کے مقابلے میں مصنف کا کیا رتبہ ہے؟ عمران بولا، اس کا مطلب ہے کہ مصنف اللہ میاں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، ہاں، جہاں تک ان کی عقل دوڑ سکتی ہے وہاں تک وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ میاں تو عقل کل ہے، انسان کی کیا مجال کہ عقل کل کا مقابلہ کر سکے، لیکن بہرحال وہ خدا کا نائب ہے، اس لیے کتابیں ضرور لکھتا ہے۔ سنت جو پوری کرنی ہوئی۔ عمران باقاعدہ جرح کے موڈ میں تھا۔ ویسے عمران صاحب، ایک بات اور ہے، اگر ناشر کی کتابیں نہ چھاپے تو مصنف حضرات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیپٹن شکیل کو اب اس بحث میں مزہ آنے لگا۔ بھائی اگر مصنف کتابیں بھی نہ لکھتے تو ناشر کا وجود ہی نہیں رہتا۔ عمران نے مقابل کی دلیل دی تو ثابت ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں ہے تو صحیح، مگر میرے خیال میں اگر ایک مصنف ناشر بن جائے تو تب تو اس کا رتبہ ڈبل ہو جائے گا، یعنی نورن علن نور۔ عمران نے جواب دیا، اور اگر ناشر مصنف بن جائے تو کیا اس کا رتبہ ڈبل نہیں ہو جائے گا؟ کیپٹن شکیل بولا، ناشر کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ وہ مصنف بنے؟ مصنف بیچارہ خون جگر پی پی کر کتاب لکھے، اور پھر جب ناشر کے پاس لے جائے تو ناشر صاحب بڑی نحوست سے وہ مسودہ پڑھیں گے، اور اگر پسند نہ آیا تو مسودہ مصنف کی ناک پر دے مارا، اور اگر پسند آ گیا تو 20-30 روپے اٹھا کر مصنف کی ہتھیلی پر چبا دیے، پھر اس کے ساتھ ہی ایسی باتیں بھی کریں گے جیسے 20-30 روپے دے کر مصنف کی 7 پشتوں پر احسان کر رہے ہیں، اسے
खरीद लिया है। अब अगर मुसन्निफ डरते डरते मुआवजा की कमी का रोना आए तो वो बड़े इत्मीनान से कहेंगे ये हमारा कम एहसान है कि हम तुम्हारा मसवदा भी छाप रहे हैं और तुम्हें मुआवजा भी दे रहे हैं, वरना होना तो ये चाहिए था कि तुम हमें मसवदा छपवाने के लिए रकम भी मुहैया करो। इमरान ने बाकायदा तकरीर कर डाली। कैप्टन शकील हंसने लगा। अभी तक कोई आया ही नहीं। अचानक इमरान बड़बड़ाया, ये बताओ कि लौंडिया तुम्हें इस फ्लैट पर छोड़ गई थी? इमरान ने कैप्टन शकील से सवाल किया। नहीं, मैं, कैप्टन शकील ने जवाब देना चाहा मगर इमरान ने उसकी बात काट दी। ओ फिर तो मैं ख्वामख्वाह बहस करता रहा। इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कैप्टन शकील ने हैरत से पूछा। ना समझो तो अच्छा है, इमरान ने कहा। फिर जेब से कागज निकालकर इस पर जल्दी से एक फिक्रा लिखकर कैप्टन शकील के सामने रख दिया और कैप्टन शकील उससे पढ़ने लगा। तुम खामोश रहना, मैं जो कुछ भी करूं बोलना नहीं। पढ़ने के बाद कैप्टन शकील हैरत भरी नजरों से इमरान को देखने लगा। इमरान ने जेब से चाकू निकाला और फिर कैप्टन शकील की गर्दन के पुष्ट टटोलने लगा। कैप्टन शकील का हैरत की ज्यादती से बुरा हाल था, लेकिन हस्बे हुक्म दिए वो खामोश रहा। दूसरे लम्हे इमरान इस उभार का पता चला चुका था। चनाचा उसने फुर्ती से वहां से जिल्द काटी। कैप्टन शकील को हल्की सी सिसकी निकल गई और दूसरे लम्हे इमरान के हाथों में भी वो पत्ती थी जो उसने कैप्टन शकील की जिल्द के अंदर से निकाली थी। हाँ, अब बताओ क्या गुजरी तुम पर? इमरान ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। कैप्टन शकील ने उस जगह पर हाथ फेरा जहां से जिल्द काटी गई थी, लेकिन वहां से खून वगैरह नहीं निकला क्योंकि वहां खून की शरियानें काफी गहराई पर थी और पत्ती सिर्फ ऊपर की जिल्द काट कर सीख गई थी। ये क्या चीज है? कैप्टन शकील ने हैरत से पूछा। ये एक जदीद डेक्टाफोन माइक है। तुम्हें छोड़ा इसलिए गया था कि तुम जाकर अपने बॉस से बात करो और वो तुम्हारे जरिए तुम्हारे तमाम साथियों और तुम्हारे चीफ्स को पकड़ लें। मैं इसलिए तुम्हारी कहानी सुनने की बजाय बहस करने लगा कि वो जरूर मेरा नाम सुनकर फ्लैट पर आएंगे, मगर तुमने कहीं और उतरकर उनकी तमाम स्कीम बर्बाद कर दी। इमरान ने तफसील से बतलाया। कमाल है, मगर आपको कैसे मालूम हो गया कि ये यहाँ छुपा हुआ है? कैप्टन शकील ने पूछा। ये बात मैं बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम उतरे कहाँ थे? इमरान ने जहन से एक खास ख्याल आने पर पूछा। यहाँ से 20 फ्लैट पीछे, कैप्टन शकील ने बचाया। तो फिर तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। कैप्टन शकील हैरत से मुफाड़े से जाते देखता रहा, फिर उसने उठकर दरवाजा बंद कर लिया। सफदर बिल्कुल ठीक ठाक था। डॉक्टर दुरानी की तबी महारत और मेहनत ने उसे जल्दी इस काबिल बना दिया था कि वो दोबारा अपनी सर्विस की हंगामा आराइयों में हिस्सा लेने के काबिल हो गया था। लेकिन अभी तक एक्स2 ने उसकी जिम्मे कोई काम नहीं लगाया था और वो अपने फ्लैट में फारिग पड़े पड़े उकता गया था, लेकिन मजबूर था। एक्स2 का हुक्म था कि कोई मेंबर बगैर हुक्म के अपने फ्लैट से बाहर ना जाए। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजे थे और सफदर एक किताब का मुतालिया करके अब सोने का प्रोग्राम बना ही रहा था कि टपाई पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने फुर्ती से रिसीवर उठाकर कानों से लगाया। सफदर स्पीकिंग, एक्स2। दूसरी तरफ से आवाज आई। यस सर, सफदर ने मौतबाना लहजे में कहा। सफदर, क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? एक्स2 ने पूछा। जी हाँ जनाब, मैं तो काम के इंतजार में हूँ, सफदर ने कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि जितनी जल्दी हो सके कैप्टन शकील के फ्लैट पर पहुंचो। इमरान वहां गया है, तुमने इमरान की निगरानी करनी है। अगर कोई गिरोह उसे गिरफ्तार या अगवा करके ले जाए तो तुम्हारा काम सिर्फ निगरानी करना है। ट्रांसमीटर वॉच अपने साथ ले जाना, मैं खुद ही तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा, एक्स2 ने सफदर को हुक्म देते हुए कहा। बहुत बेहतर जनाब, मैं अभी जाता हूँ, सफदर ने कहा। ओके, एक्स2 ने कहा और फिर राब्ता खत्म हो गया। सफदर ने रिसीवर रखा, फिर जल्दी से कपड़े तब्दील करने लगा, हल्का सा मेकअप किया और फिर रिवॉल्वर और कुछ फालतू गोलियां जेब में डालकर वो तेजी से फ्लैट से नीचे उतर आया। फ्लैट के नीचे एक तरफ खड़ी हुई मोटरसाइकिल पर बैठा और फिर सेल्फ बटन दबाकर उसे स्टार्ट किया और चंद ही लम्हों बाद उसकी मोटरसाइकिल कैप्टन शकील के फ्लैट की तरफ उड़ी चली जा रही थी। कैप्टन शकील के फ्लैट से पहले उसे एक बरामदे में मोटरसाइकिल खड़ी की और खुद भी वहीं रुककर इंतजार करने लगा। बरामदा मुकम्मल तारीख में डूबा हुआ था, इसलिए वो महफूज था। अभी सफदर को वहां पहुंचने चंद मिनट ही हुए थे कि एक टैक्सी कैप्टन शकील के फ्लैट के करीब आकर रुकी और फिर इमरान इससे निकलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ फ्लैट पर चला गया। टैक्सी आगे बढ़ गई। सफदर वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। काफी देर हो गई, ना तो इमरान फ्लैट से बाहर आया और ना ही कोई और शख्स उसे फ्लैट के गिर्द मुश्तबा हालत में नजर आया। वो हैरान था कि ये मामला क्या है। एक्स2 ने तो उसे यूं जल्द जाने का हुक्म दिया था जैसे अगर वो जरा भी लेट हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा, और यहाँ अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल वो इंतजार करता रहा, फिर वो चौंक पड़ा। कैप्टन शकील के फ्लैट से तकरीबन 20 फ्लैट दूर गाड़ियां आकर रुकी और फिर उनमें से कोई 1 दर्जन के करीब अफराद निकलकर फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। चंद एक अफराद भी नीचे खड़े रहे।
صفدر کو معاملہ پر اسرار لگا لیکن وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد فلیٹ میں جانے والے افراد تیزی سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے نیچے کھڑے افراد سے کچھ لمحے بات چیت کی اور پھر وہ سب پیدل چلتے ہوئے کیپٹن شکیل کی فلیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ تقریباً ہر فلیٹ کے قریب رکتے، دو آدمی اوپر جاتے، پھر نیچے اتر آتے اور آگے بڑھ جاتے۔ صفدر یہ تمام کاروائی بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سب افراد کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے نیچے آ کر رک گئے۔ ابھی ان میں سے دو آدمی اوپر چڑھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ عمران اوپر سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سب پھرتی سے ادھر ادھر آڑ میں ہو گئے اور پھر عمران نے جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھا، اچانک 10-12 آدمی اس پر پل پڑے۔ عمران نے لڑنے اور اسے چھٹکارا پانے کی بے حد کوشش کی، لیکن 10-12 آدمیوں کے اچانک اوپر آنے سے اس کی کوئی پیشی نہ چلی اور یہ خود ہی گرفتار ہونا چاہتا تھا۔ کوشش اس نے اس لیے کی تھی تاکہ حملہ آوروں کو یقین ہو جائے کہ گرفتار ہونے میں عمران کی مرضی شامل نہیں تھی۔ صفدر کو یہ دوسرا نظریہ زیادہ قابل قبول لگا، کیونکہ ایکسٹرو نے بھی اسے حکم دیا تھا کہ اگر حملہ آور عمران کو گرفتار یا اغوا کر لے تو وہ اس کا تعاقب کرے، دخل نہ دے۔ اس سے تو صاف ظاہر تھا کہ اغوا ہونے پہلے ہی پروگرام میں شامل تھا۔ بہرحال عمران کو بے بس کر کے ایک کار میں بٹھا دیا گیا اور پھر کاریں سٹارٹ ہو کر تیزی سے پیچھے کی طرف مڑی اور پھر ہوا ہو گئی۔ صفدر نے تیزی سے اپنا موٹر سائیکل نکالا اور ان کاروں کو تعاقب کرنے لگا۔ اس نے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند کر رکھی تھی اور صرف کاروں کی بیک لائٹ کے سہارے تعاقب کرنے لگا۔ شہر سے نکل کر کاروں کا رخ مسافات کی طرف ہو گیا۔ صفدر بدستور تعاقب میں تھا۔ اچانک ایک چوراہے پر جا کر وہ چکر کھا گیا، کیونکہ ایک کار تو سیدھی چلی گئی اور دوسری بائیں طرف مڑ گئی۔ صفدر کو جلدی میں یہ یاد نہیں رہا تھا کہ عمران کس کار میں تھا۔ اب وہ چکرا گیا کس کار کا تعاقب کرے اور کس کا نہ کرے۔ آخرکار اس نے سیدھی جانے والی کار کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدا کرے عمران اس کار میں ہو۔ اگر جا کر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کیونکہ دوسری کار بھی چکر کاٹ کر دوبارہ پہلی کار کے پیچھے آ گئی۔ پھر وہ کاریں پہاڑی سلسلے کے ایک درے میں پہنچی اور ایک طرف مڑی اور پھر صفدر کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ مجرموں نے اس پہاڑی سلسلے کو اپنا اڈا بنایا ہوا ہے۔ اس نے پہاڑی سلسلے سے کافی دور اپنا موٹر سائیکل ایک جھاڑی نما درخت کے نیچے روکا اور پھر اسے جھاڑی نما درخت کے نیچے چھپا دیا اور پھر خود بڑی احتیاط سے چھپتا چھپاتا اس درے کی طرف بڑھنے لگا جہاں وہ کاریں غائب ہوئی تھی۔ درے کے قریب پہنچ کر صفدر نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی قدرتی سڑک درے کی بائیں سائڈ مڑ کر بل کھاتی ہوئی پہاڑ کی طرف جا رہی ہے، لیکن آگے جا کر وہ سڑک اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ کار یقیناً وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ صفدر نے سوچا کہ اڈے کا خفیہ دروازہ یہیں کہیں ہونا چاہیے، چنانچہ وہ وہیں رک کر ادھر ادھر غور سے دیکھنے لگا، لیکن وہاں موجود ٹھوس چٹانیں اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے صورتحال سے ایکسٹرو کو آگاہ کرنا مناسب سمجھا، چنانچہ وہ پیچھے ہٹایا اور پھر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کر اس نے واچ ٹرانسمیٹر سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا۔ جلدی سلسلہ ختم ہو گیا۔ صفدر سپیکنگ، سر اوور، بس ایکسٹرو دس اینڈ اوور۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی تھی اور پھر صفدر نے تمام رپورٹ تفصیل سے بتا دی۔ ویری گڈ نیوز صفدر، تم وہیں رکو، میں باقی ممبروں کو بھی بھیجتا ہوں۔ آج اس کیس کا ڈراپ سین ہو ہی جانا چاہیے۔ اوور، ایکسٹرو نے کہا۔ تو کیا میں ان کا انتظار کروں؟ اوور، صفدر نے پوچھا۔ ہاں، تم وہیں ان کا انتظار کرو، الو کی آواز کا سگنل کوڈ ہوگا۔ اوور، ایکسٹرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوور، صفدر نے کہا۔ اوور اینڈ آل، ایکسٹرو نے کہا۔ پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے بٹن آف کیا، پھر اٹھنے لگا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر شدید ضرب پڑی اور پھرتی سے مڑا، لیکن دوسری ضرب پہلے سے بھی زیادہ شدید ثابت ہوئی اور صفدر کا دماغ اندھیرے کی عمیق سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل نے جب ایکس 2 کو رپورٹ دی تو اس وقت عمران اور بلیک زیرو دونوں بیٹھے مجرموں کی گرفتاری کے لیے لائن آف ایکشن سوچ رہے تھے، لیکن کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجرموں کے تمام اڈے جو ان کی نظروں میں تھے انہیں مجرم چھوڑ گئے تھے۔ ہوٹل 3 اسٹار کے مینیجر کے ذریعے صرف اسے اتنا پتا چلا تھا کہ ان کا چیف سر سے گنجا ہے، اور پھر باتوں باتوں میں سر رحمان کے اغوا کا ذکر چلا تو مینیجر نے صرف اتنا اشارہ کیا کہ سر رحمان کو ایک ٹیکٹا فون مائک لگایا گیا ہے، جن کی خبر ان کو بھی نہیں۔ مینیجر بے پناہ تشدد کے بعد کچھ بتانے پر راضی ہوا تھا، لیکن بعد میں اس نے دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں خودکشی کر لی۔ خودکشی کے لیے اس نے بجلی کے پلگ پہ انگلیاں دے دی۔ اس موبائل اشارے پر عمران نے اپنی ذہانت سے صدر کی میٹنگ میں سر رحمان کی جلد سے وہ ڈیکٹا فون مائک برآمد کر لیا تھا۔ اپنی لیبارٹری میں جب اس نے اس پر تجربات کیے تو پتہ چلا کہ یہ اس وقت کام کرتا ہے جب اسے انسانی جلد کے ساتھ چھوا جائے، ورنہ وہ کام نہیں کرتا۔ اب وہ دونوں بیٹھے اس بات پر غور کر رہے تھے کہ مجرموں نے عالمگیر تباہی کا الٹیمیٹم دے دیا تھا، اس لیے عمران چاہتا تھا کہ کس طرح ان کے مین اڈے پر قبضہ کیا جائے۔ ابھی وہ دونوں اس سوچ بچار میں مصروف تھے کہ کیپٹن شکیل کا ٹیلی فون ملا۔ عمران کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا کہ کیپٹن شکیل اگر بچ آ گیا ہے اور زخمی ہے تو یقیناً مجرموں نے اس کی جلد میں بھی وہ مائک ضرور رکھا ہوگا تاکہ اس کے ساتھیوں کا پتہ چلایا جا سکے۔ چنانچہ اس نے اسے ٹیلی فون پر رپورٹ دینے سے منع کر دیا اور پھر صفدر کو ٹیلی فون کر کے اپنی نگرانی کا حکم دیا اور خود کیپٹن شکیل
शकील के फ्लैट में चला गया। उसे पूरा यकीन था कि अगर मुजरिमों को पता चल गया कि इमरान कैप्टन शकील के फ्लैट में है तो वो यकीनन इस पर हमला करेंगे और इस तरह वो उनके अड्डे तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। चनाचा यही हुआ। इमरान जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा उसे छाप लिया गया और फिर कार में डालकर इस पहाड़ी सिलसिले की तरफ ले जाया गया। दरमियान में उसे मुजरिमों ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया, मगर उसने सांस रोक ली थी इसलिए वो बेहोश होने से बच गया, लेकिन उसने जाहिर यही किया कि वो बेहोश हो गया। इमरान को अड्डे में ले जाकर एक कमरे में लिटा दिया गया। फिर उसे ख्वाब होश में लाने की कोशिश शुरू हो गई और फिर इमरान ने सोचा कि अब आंखें खोल देनी चाहिए। चनाचा उसने पटपटाकर आंखें खोल दी। ये एक कुशादा कमरा था जो बिजली की तेज रोशनी से मुनव्वर था। उठो! अचानक एक रख्त आवाज उसके कानों से टकराई और साथ ही उसके पहलू में बूट की ठोकर लगी। इमरान तेजी से उठ खड़ा हुआ। कमरे में 4 आदमी टॉमी गने लिए खड़े थे। क्या बात है बड़े भाइयों, क्या मुझे सलामी देने के लिए आए हो? इमरान ने चहकते हुए कहा। चलो तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, इनमें से एक ने करख्त लहजे में कहा और साथ ही कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। ज़हे नसीब, मगर ये बताओ यारो, तुम्हारा बॉस औरत है या मर्द? अगर औरत है तो फिर पहले उसकी उम्र बतलाओ, कहीं बुढ़ी ना हो और मेरे नसीब फूट जाएं। इमरान ने कहा। बकवास बंद करो वरना अभी शूट कर दूंगा, हुक्म देने वाला धाड़ा। इमरान ने खामोशी में ही आफियत समझी क्योंकि उनके तेवर कुछ खतरनाक ही नजर आ रहे थे। कमरे से निकलकर वो एक कुशादा मगर बेहद तवील गैलरी में आ गए। गैलरी क्रॉस करके वो एक बड़े दरवाजे के करीब आकर रुक गए। दरवाजे के बाहर एक सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। इनमें से एक ने आगे बढ़कर दरवाजे पर लगा हुआ छोटा सा बटन 2 बार दबाया और पीछे हटकर मौतबाना अंदाज में खड़ा हो गया। बटन दबते ही दरवाजे पर चलता हुआ सुर्ख बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा और फिर वो सुर्ख की बजाय सब्ज रंग में तब्दील हो गया। उसके साथ ही दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। चलो अंदर, टॉमी गन बरतान ने इमरान से कहा। इमरान खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ ही वो चारों टॉमी गन वाले भी अंदर दाखिल हो गए। ये खासा बड़ा कमरा था जिसमें चारों तरफ दीवार पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें फिट थी और कोने में एक बहुत बड़ी मेज के पीछे कवि हेकल शख्स बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सफेद निकाब था लेकिन सर से गंजा था। नवकाब में चमकती हुई उसकी नीली आंखें इमरान पर मरकूज थी। अस्सलामु अलैकुम जनाबे बॉस साहब, इमरान ने चेहरे पर मासूमियत पैदा करते हुए कहा। तो तुम्हें आखिर मौत खींच ही रही, गंजे बॉस ने करख्त लहजे में कहा। मौत तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारे अपने आदमी मुझे ले आए हैं, इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया। मेरे आदमी मौत के नुमाइंदे हैं, गंजे बॉस ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। आपके नाखून हैं? इमरान ने अचानक बात पलट दी। हाँ है, बॉस रूह में बह गया मगर दूसरे लम्हे उसे अपनी बात की मुसीका खेसी का एहसास हो गया। शट अप, नॉनसेंस ब्लडी फूल, गंजा गुस्से से धाड़ा। इसलिए तो कहते हैं कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, इमरान ने छींटा उड़ा दिया। ले जाओ उसे और गोली मारकर कहीं चौक पर लाश फेंक देना। बॉस के गुस्से की शिद्दत से आवाज फट गई और फिर उससे पहले इमरान को जवाब देता कमरे में घंटी बजने लगी। बॉस चौंक पड़ा। उसने मेज के किनारे पर लगे हुए बेशुमार बटनों में से एक बटन दबाया और बाएं साइड की दीवार पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई और फिर पहाड़ी सिलसिले के बाहर का मंजर इसमें नजर आने लगा। इमरान भी हैरत से स्क्रीन पर उभरने वाला मंजर देखने लगा। स्क्रीन में साफ नजर आ रहा था कि सफदर पहाड़ी सिलसिले से मुड़कर वापस जा रहा है और फिर वो एक चट्टान की ओट में बैठ गया, लेकिन वो स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था। बॉस ने एक और बटन दबाया तो कमरे में सफदर की आवाज गूंजने लगी। सफदर X2 को कॉल कर रहा था। फिर तमाम गुफ्तगू हाल में सुनाई देने लगी। इमरान तिल मिलाने लगा। मुजरिमों के वसाइल वाकई ही बहुत थे। बॉस ने मेज की दराज से एक माइक निकाला और फिर किसी को हिदायत देने लगा। नंबर 11 पहाड़ी सिलसिले के बाहर सेक्टर नंबर 4 के पास एक आदमी बैठा कॉल नशर कर रहा है, उसे बेहोश करके मेरे पास ले आओ। हुक्म देकर बॉस ने माइक वापस मेज की दराज में रखा और फिर स्क्रीन को देखने लगा। इमरान ने देखा कि सफदर के करीब ही एक चट्टान खुली और उसमें से 2 आदमी राइफलें उठाए बड़ी आहिस्तगी से सफदर की तरफ बढ़ने लगे। सफदर ट्रांसमीटर कॉल में मुतवज्जा था। फिर वो दोनों आदमी करीब पहुंचे तो एक आदमी ने राइफल उठाकर जोर से बट सफदर के सर पर मारा। सफदर तेजी से मुड़ा मगर इतने में दूसरे ने भी बट मार दिया और सफदर हाथ फैलाए गिर पड़ा। इन दोनों ने उसे उठाया और वापस उसी खुली हुई चट्टान की तरफ मुड़ गए। बॉस ने बटन बंद किया और स्क्रीन तारीक हो गई। हमारा साथी आ रहा है, उसके बाद तुम्हारे तमाम साथी इस तरह मेरे पास पहुंच जाएंगे, बॉस ने कहका लगाते हुए कहा। फिर हम सब मिलकर यहाँ बी जमालो का रक्स करेंगे। इमरान ने मानीखेज बात की। बी जमालो वो क्या होता है? बॉस ने चौंक कर पूछा। हमारा एक लोक रक्स है, इमरान ने कहा। इतने में दरवाजा खुला और 2 आदमी बेहोश सफदर को उठाए अंदर दाखिल हुए और उन्होंने सफदर को इमरान के सामने डाल दिया। उसे होश में ले आओ।
बॉस ने हुक्म दिया। एक आदमी ने जेब से एक शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर शीशी सफदर की नाक से लगा दी। सफदर ने कसमसाकर आंखें खोल दी। उठकर खड़े हो जाओ, बॉस ने हुक्म दिया और सफदर खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसकी तलाशी ले ली है? बॉस ने पूछा। जी हाँ, इसकी जेब से एक रिवॉल्वर और चंद गोलियां निकली थी, वो स्टोर में जमा करवा दी गई हैं। ले आने वालों में से एक आदमी ने मौतबाना अंदाज में जवाब दिया। उसकी घड़ी भी उतार लो, बॉस ने हुक्म दिया और इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर सफदर के हाथ से घड़ी यानी वॉच ट्रांसमीटर उतार लिया। बाहर जाओ और नंबर 2 से कह देना कि उनके साथियों को जल्द से जल्द हमारे पास भेज दे, बॉस ने हुक्म दिया और वो दोनों खामोशी से बाहर निकल गए। यार कुर्सी मंगवाओ, मेरी तो टांगों में दर्द होने लगा है। इमरान से रहा ना गया तो बोल पड़ा। बॉस एक लम्हे खामोश रहा, फिर एक आदमी को कुर्सियां लाने का हुक्म दिया और आदमी खामोशी से बाहर निकल गया और चंद लम्हे बाद वो कुर्सियां उठाए अंदर दाखिल हुआ। सफदर और इमरान इन पर बैठ गए। आखिरी ख्वाहिश समझो कि मरने से पहले तो आखिरी बार कुर्सी पर ही बैठे थे। बॉस ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ा अच्छा सोचा तुमने, वरना मुझे मरने के बाद कुर्सी पर बैठना पड़ता। इमरान ने इत्मीनान से भरपूर लहजे में कहा। बॉस इमरान का इत्मीनान देखकर उलझन में पड़ गया और सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स मौत के करीब आकर भी यूं इत्मीनान से बातें कर सकता है। उसे ख्याल आया कि इमरान को अभी तक मेरी ताकत का और वसाइल का सही अंदाजा नहीं है। चनाचा उसने इमरान के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा करना जरूरी समझा। एक नफ्सियाती कमजोरी थी जिससे कोई भी फर्द खाली नहीं होता। हर ताकतवर शख्स अपनी ताकत का मुजाहरा दुश्मनों के सामने करके हमेशा अपने एहसास से बर्तरी को तस्कीन पहुंचाता है। चनाचा यही इस गंजे बॉस के साथ भी हुआ। उसने मेज के किनारे पर लगे हुए 2 बटन दबाए और सफदर और इमरान बटन दबते ही यूं हवा में उठ गए जैसे किसी गैर मरई ताकत ने उन्हें हवा में पकड़ रखा हो। वो दोनों बुरी तरह हाथ पैर मार रहे थे लेकिन कमरे के ऐन दरमियान में लटक रहे थे। बॉस के कहकों से कमरा गूंज रहा था। यार नीचे उतारो, क्यों सूली पर चढ़ा रखा है? इमरान ने बॉस से मुखातिब होकर कहा। नहीं, तुम यूं ही हवा में लटकते रहोगे, बॉस ने जवाब दिया। तो फिर थोड़ा सा और ऊंचा कर दे ताकि मैं छत पर कई ये हुए रंग को गौर से देख सकूं। मुझे ये रंग बहुत पसंद आया है, मैं भी अपनी कोठी की छत पर यही रंग कराऊंगा। इमरान ने बड़े इत्मीनान से छत की तरफ देखते हुए कहा और बॉस का चेहरा बिगड़ गया। उसने ये हरकत सिर्फ इमरान को मरूब करने के लिए की थी, लेकिन वो इमरान ही क्या जो बचकाना शोबदों से मरूब हो जाए। बॉस ने झुंझलाकर बटन ऑफ कर दिए और दोनों एक झटके से नीचे आ गिरे। सफदर ने तो उठने में फिर भी देर लगाई, लेकिन इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर यूं इत्मीनान से कपड़े झाड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बॉस की आंखों में झुंझलाहट और गुस्से से सुर्ख हो गई। ब्लैक जीरो ने सफदर की कॉल मिलते ही जूलिया को टेलीफोन किया। जूलिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज आई, X2। ब्लैक जीरो ने कहा, यस सर। जूलिया का लहजा बेहद मौतबाना था। जूलिया, सफदर और कैप्टन शकील के अलावा बाकी तमाम मेंबरों को ऑर्डर दे दो कि वो फौरन मुसल्ला होकर शहर से 20 मील दूर पहाड़ी सिलसिले के पास पहुंच जाएं। वहां सफदर मौजूद होगा। उल्लू की आवाज का सिग्नल कोड है। वो सफदर की क़यादत में इस पहाड़ी में मुजरिमों के अड्डे के अंदर जाएं। इमरान भी वहां मौजूद है। मैं आज मुजरिमों को हर हालत में गिरफ्तार करा के देखना चाहता हूं। ब्लैक जीरो ने हुक्म देते हुए कहा, ओके सर। लेकिन मेरे मुतल्लिक क्या हुक्म है? जूलिया ने डरते डरते पूछा। तुम्हारा वहां जाना जरूरी नहीं, तुम यहीं रहो। ब्लैक जीरो ने सख्त लहजे में जवाब दिया, फिर रसीवर रख दिया। चंद मिनट ठहर कर ब्लैक जीरो ने फिर टेलीफोन के नंबर डायल करने शुरू किए और दूसरे लम्हे राब्ता मिल गया। कमांडर असलम से राब्ता मिलाओ। ब्लैक जीरो ने कदरे सख्त लहजे में कहा। कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से शायद मिलिट्री एक्सचेंज ऑपरेटर था। X2। ब्लैक जीरो ने कहा। होल्ड ऑन सर फॉर 1 मिनट। ऑपरेटर ने घबराए हुए लहजे में कहा और ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। यस, कमांडर असलम स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक बावकार आवाज सुनाई दी, X2। ब्लैक जीरो ने मुख्तसर सा जवाब दिया। फरमाइए। कमांडर असलम ने लापरवाही से जवाब दिया। कमांडर असलम, अपना लहजा दुरुस्त करो, तुम नहीं जानते कि मैं कौन बोल रहा हूँ। ब्लैक जीरो को कमांडर के लापरवाह लहजे में गुस्सा आ गया। जानता हूँ, लेकिन शायद आपको याद नहीं रहा कि आप इस्तीफा दे चुके हैं। कमांडर असलम ने उसी लहजे में जवाब दिया। ओह, तो ये बात है। X2 गुर्राया। वो तो मुजरिमों की नजरों में धूल झोंकने की एक कार्रवाई थी। बहरहाल तुम डायरेक्ट सदर मुमलिकत को फोन करके इंफॉर्मेशन ले लो। मैं 10 मिनट बाद टेलीफोन करूंगा। ब्लैक जीरो ने रिसीवर रख दिया और उठकर टहलने लगा। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात थे। 10 मिनट बाद उसने दोबारा नंबर डायल किए। कमांडर असलम से राब्ता मिलाओ। ब्लैक जीरो गुर्राया। कमांडर असलम स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कमांडर असलम की आवाज सुनाई थी, X2। ब्लैक जीरो ने गुर्राया। यस सर, हुक्म फरमाइए जनाब। कमांडर असलम की घबराई हुई आवाज आई।
तसल्ली हो गई आपकी? ब्लैक जीरो ने तर्श लहजे में पूछा। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब, कमांडर असलम ने निदामत आमेज लहजे में कहा। ओके, ऐसा करो, एक यूनिट जो पूरी तरह मुसल्ला हो दारुल हुकूमत से 20 मील दूर मौजूद पहाड़ी सिलसिले के गिर्द फैला दो। उनकी कमांड तुम खुद करना और देखो कार्रवाई खुफिया हो। मैं ट्रांसमीटर लाइन नंबर 6 पर जब तुम्हें कॉशन दूं तुम मुहासरा तंग कर देना, और अगर कोई शख्स फरार होने की कोशिश करे तो गोली मार देना। ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए हुक्म दिया। बहुत बेहतर जनाब, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन पहाड़ियों में क्या है? कमांडर असलम की हैरतज़दा आवाज़ सुनाई थी। इन पहाड़ियों में इन मुजरिमों का अड्डा है जिन्होंने आज रात 12 बजे दारुल हुकूमत को तबाह करने की धमकी दी है, ब्लैक जीरो ने बतलाया। ओह, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत सीरियस है, कमांडर असलम ने कहा। हाँ, पूरी तरह होशियार रहना, ब्लैक जीरो ने कहा। बेफिक्र रहें जनाब, कमांडर असलम ने कहा। ओके, ब्लैक जीरो ने कहा और रिसीवर रख दिया और फिर उठकर कपड़े तब्दील करने शुरू कर दिए। उसने चुस्त स्याह लिबास जेबदन किया और अलमारी से नकाब निकाल कर जेब में डाली और फिर 2 रिवॉल्वर और एक मशीन गन भी उठा ली। मशीन गन के पार्ट्स इसने कपड़ों के अंदर बेल्ट से कस लिए। फिर वो कमरे से बाहर जाने लगा कि अचानक उसे एक ख्याल आ गया कि एक लम्हे तक वो वहां खड़ा सोचता रहा। फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ दोबारा फोन की तरफ बढ़ा। उसने रिसीवर उठाया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। जल्द ही राब्ता मिल गया। एयर मार्शल से कनेक्ट कराओ, ब्लैक जीरो ने हुक्म दिया। हु इज स्पीकिंग? ऑपरेटर ने पूछा। X2, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। 1 मिनट सर, ऑपरेटर ने मौतबाना लहजे में कहा। सफ्तर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एयर मार्शल सफ्तर की पुरवकार आवाज सुनाई थी। X2 दिस एंड, ब्लैक जीरो ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। यस, फरमाइए। एयर मार्शल की आवाज़ में नरमी थी। मुझे 2 बम्बार और 2 फाइटर जहाज दरकार हैं, X2 ने कहा। मिल जाएंगे, मगर ऑपरेशन कहाँ है? एयर मार्शल ने पूछा। दारुल हुकूमत से 20 मील दूर पहाड़ी सिलसिले पर, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। ओके, किस वक्त भेजूं? एयर मार्शल ने पूछा। आप उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म दे, मैं ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पर खुद उन्हें कंट्रोल करूंगा, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओके, मैं अभी अहकाम जारी कर देता हूं, एयर मार्शल ने जवाब देते हुए कहा। थैंक यू, गुड बाय, ब्लैक जीरो ने रिसीवर रख दिया और फिर वो तेज तेज कदम उठाता ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। इससे पहले के बॉस गुस्से और झुंझलाहट में कोई और ताकत का मुजाहरा करता, कमरा तेज घंटे की आवाज से गूंज उठा। बॉस चौंका और फिर उसने मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया। पहली वाली स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई। स्क्रीन पर 4 आदमी रेंगते हुए पहाड़ी सिलसिले की तरफ आ रहे हैं। चारों ने स्याह लिबास पहने हुए थे। उन्होंने मुंह पर नकाब लगाए हुए थे, इसलिए अंधेरे में साए ही महसूस हो रहे थे। इमरान और सफदर समझ गए कि उनके साथी आ रहे हैं। पहाड़ी सिलसिले के करीब आकर वो चारों रुक गए और फिर कमरे में उल्लू की करख्त आवाज गूंजी। वो सफदर को सिग्नल दे रहे थे और फिर पहाड़ी की एक चट्टान से जवाबन भी उल्लू की आवाज में सिग्नल दिया गया। सफदर ने दांत भींच लिए, मगर इमरान बड़ी दिलचस्पी से यह मंजर देख रहा था जैसे वो बड़ी दिलचस्पी से फिल्म देख रहा हो। जवाबन सिग्नल मिलते ही वो चारों साए तेजी से इस चट्टान की तरफ बढ़ने लगे जहां से सिग्नल का जवाब मिला था। चट्टान के करीब आकर वो रुक गए। ये चट्टान पहाड़ी दर्रे के अंदर वाक़या थी। Like, comment, share, press the bell icon.